क्या अभी लौंग खा रहे हैं अभी। अभी जा रहा है आवाज? देखिए, देख रहा ना, ये जो शिक्षक वाला जो ये बैच है ना, ये गला का हालत खराब करके छोड़ देगा। चलिए, हाँ, चलिए। तो कल हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कल? हाँ, दिल्ली दरबार, मतलब दिल्ली दरबार देखे थे हम लोग। दिल्ली दरबार देखने के पीछे का जो मुख्य पर्पस था, जो मुख्य मुद्दा था, वो क्या था? तो बंगाल विभाजन की समाप्ति को देखना है ना, कि बंगाल विभाजन कैसे समाप्त हुआ। ठीक है, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और वो जाकर के बाद में समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो बंगाल विभाजन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, कब हुआ था जी? घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905, है ना। और दूसरा जो है, और लागू कब हुआ? उस समय भारत का वायसराय कौन था? करजन, है ना। करजन, करजन जो था बंगाल विभाजन के समय करजन था, है ना। तो बंगाल विभाजन के समय करजन था, और जब रद्द हुआ तब था हार्डिंग द्वितीय, है ना। तो और यह जो विभाजन हुआ था वो क्या हुआ था? तो दो हिस्से में हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, है ना। तो पूर्वी बंगाल का जो लीडरशिप है वो किसके पास? उसमें कौन से लोग थे? तो मुस्लिम बहुसंख्यक था, और जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू बहुसंख्यक था। तो बेसिकली ये पार्टीशन जो हुआ था, उस पार्टीशन का पर्पस क्या था? हिंदू मुस्लिम जो एकता था उसको खत्म कर देना, है ना। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ देना, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि भारत को हम लंबे समय तक गुलाम तभी बना के रख सकते हैं जबकि क्या हो कि हिंदू मुस्लिम आपस में बट जाए, है ना। तो इसलिए उन्होंने ये सब किया था। लेकिन यह जब विभाजन हुआ
तो विभाजन के बाद जो है, जो हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने विभाजन को स्वीकार नहीं किया और लगातार इसका विरोध किया, है ना। ऑल द टाइम जो है वो इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। और विरोध का रिजल्ट ये रहा कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा और उसी के लिए हुआ था दिल्ली दरबार, है ना। दिल्ली दरबार हुआ था, जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा हुई थी और वहीं पर कुछ जो है वो डिक्लेरेशंस आए थे, है ना, कुछ घोषणाएं हुई थी, जिसमें से एक घोषणा यह भी था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के खिलाफ में भारतीयों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन जो है ये चलाने की घोषणा कब हुई, लगता है लगने से होगा जी, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में, है ना, जो है वो घोषणा हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट हम चलाएंगे, ठीक है। और यह जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको कांग्रेस के मंच से कब पास किया गया, दिसंबर 1905, हाँ दिसंबर 1905, दिसंबर 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो वहां कांग्रेस के मंच से इस मूवमेंट को पास कराया गया, ठीक है। तो ये सब चीज जो है हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग को इसके आगे देखना है। विदेशी शिक्षा का बहिष्कार हुआ था, तो इसलिए यहां पर स्वदेशी शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय स्कूल खोले गए थे, है ना। नेशनल स्कूल जो है वो स्थापित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय स्कूल जो है वो स्थापित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और उसका टारगेट ये था कि भारतीय भाषाओं और भारतीय चीजों का ज्ञान दिया जाएगा। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये सबसे अच्छा ब्यूटी रहा है कि अगर हम एक तरफ डिस्ट्रक्टिव कार्य करते थे तो उसके समानांतर हम कंस्ट्रक्टिव कार्य भी करते थे। मतलब कि एक तरफ अगर विध्वंसात्मक काम कर रहे हैं, किसी चीज को थ्रेट कर रहे हैं, खतरा पहुंचा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो है हम क्या करते थे, तो नया निर्माण भी करते थे। तो हम जब जब अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध किए तब तब हमने भारतीय वस्तुओं का समर्थन किया, है ना। जब जब हमने अंग्रेजी किसी भी चीज का विरोध किया तो उसके विकल्प के तौर पे हमने भारतीय वस्तु रखे। तो ये सब काम स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव ही था, उद्देश्य ही था कि अंग्रेजों की जो भी चीजें भारत में चल रही हैं उन सभी चीजों का हमें बहिष्कार करना है, विरोध करना है। क्योंकि जब हम विरोध करेंगे तो इससे उनके ऊपर प्रेशर बनेगा और उसी प्रेशर का नतीजा होगा कि वो बंगाल विभाजन को कैंसिल करेंगे। और वो हुआ भी। अल्टीमेट तौर पे 1911 में जाकर के अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आप देखते हैं कि 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हो गया तो अन्य भी मूवमेंट्स जो है वो हमारे यहां चल रहे थे। लेकिन इन सभी चीजों के अंतर्गत 1915 से, है ना, 1915 से 1915 से किसमें किसमें कहां पर, हाँ, स्वदेशी आंदोलन में जो अध्यक्षता बेसिकली जो हुई थी, तो मतलब कांग्रेस के मंच से पास हुआ, वो तो दिसंबर में पास हुआ। तो वहां तो क्लियर है कि वहां पर जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और ही आपसे पूछा था कि कांग्रेस के मंच से कब हुआ था, और बाकी जो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था वहां कुछ लोग ग्रुप्स ने किया था, किसी को लीडर अपॉइंट नहीं किया गया था। इसीलिए कांग्रेस के मंच से पास कराने की आवश्यकता पड़ी कि कांग्रेस जो है वो इसको पास कर दे, ठीक है। वहां पर केवल कुछ जो क्रांतिकारी या कुछ जो आंदोलनकारी थे 7 अगस्त 1905 को, उनका एक नॉमिनल बैठक हुआ। बैठक में डिसीजन ले लिया गया कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और ये दिसंबर में जाकर के पास हुआ कांग्रेस से। तो वहां पे अध्यक्ष आपको पूछा जाता है
और वहां पर ऑफिशियली अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस से पास होने के बाद फायदा यही हुआ कि यह मूवमेंट संपूर्ण भारत में फैल गया, पूरे भारत में जो है इस आंदोलन को फैला दिया गया। तो अगर अध्यक्ष पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि 1905 में वही कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे और उनके द्वारा ही इसको अप्रूव किया गया था। ठीक है, क्या क्या डेट जो दिसंबर में लगा था, क्या? हाँ हाँ, ये सब एक ही साथ घोषणाएं हुई थी सारी चीजों की, सारी चीज की 1911 में 3 घोषणाएं हुई थी। ठीक है, तो 3 घोषणाओं में दिल्ली तो राजधानी 1911 में ही कर दिया गया, तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। 1911 में दिल्ली जो हो जाएगी वो राजधानी हो जाएगी। बिहार पृथक प्रांत के रूप में बिहार का गठन का घोषणा हो गया, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट हुआ ये 1912 में। ठीक है, लेकिन पूछा जाए घोषणा कब हुआ था तो 1911 में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन लागू हुआ 1912 में, और 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों काम जो है, दिल्ली की राजधानी और बंगाल विभाजन का रद्द होना, ये तत्काल प्रभाव से 1911 में ही हो गया था। ठीक है, लेकिन बिहार पृथक रूप में केवल गठित करने की घोषणा हुई थी यहां पर, और बाद में ये एग्जीक्यूट हुआ 1912 में। ठीक है, चलिए, तो हाँ हाँ, नहीं, खिसिया के नहीं किया था, प्रशासनिक सुविधा के लिए किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी राजधानी या कैपिटल रखा जाता है तो प्रशासनिक सुविधा के लिए रखा था। और दिल्ली एक ऐसा प्लेस था जहां से नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया दोनों को ठीक से कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक है, और बंगाल में से दिक्कत क्या थी कि साउदर्न इंडिया कंप्लीट दूर चला गया था, दक्षिण भारत पर कंट्रोल करना आसान नहीं होता था। इसलिए दिल्ली को प्रशासनिक सुविधा के तौर पर उसने स्थापित किया कि एक ऐसे जगह पर रखे जिससे कि हम साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों पर ठीक तरीके से रूल कर सके। इसके लिए क्या था, प्रशासनिक सुविधा के लिए। कुछ गुस्सा करने करते थे क्या नहीं करते थे, मिलेगा नाम, आगे पढ़िएगा तो मिलेगा नाम, है ना। सोशल रिफॉर्म में साउथ इंडिया के लोग बहुत सारे हैं, है ना। वाइकुम सत्याग्रह, गुरु वायुर सत्याग्रह, है ना, ये सब कहाँ हुआ है, सब वही हुआ है। हाँ, सब साउथ इंडिया में ही हुआ है। साउदर्न में भी बहुत तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन देखिए यहां पर कि अब आगे जो हम लोग देखेंगे उसमें तमाम उसको देखेंगे जो आगे के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। तो आगे आप देखते हैं कि 1915 में इंडिया आते हैं गांधी, है ना, इंडिया आते हैं गांधी। तो गांधी के द्वारा तमाम तरह का आंदोलन भारत में किया गया, है ना, तमाम तरह का। बंगाल विभाजन खत्म हुआ भाई, है ना, ये कुछ खत्म हो गया, अब वही हिस्ट्री खत्म हो गया। बंगाल विभाजन, केवल बंगाल विभाजन में उतनी बात है, ठीक है। जब इसके बाद क्या है, गांधी युग। और गांधी का जो युग है वो 1915 से 1947, इसमें हम केवल उसको देखेंगे जो गांधी के द्वारा भारत में किया गया है। ठीक है, गांधी के द्वारा भारत में और भारत के साथ साथ साउथ अफ्रीका में गांधी के द्वारा जितना एक्टिविटी किया गया है उस सभी इसमें देखेंगे। और अभी तक के जितने भी पीसीएस या जो भी आयोग के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वनडे, उसमें गांधी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को इसके अंदर में कवर करेंगे कि यहां से पूछा जाने वाला कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटे नहीं, है ना। मतलब गांधी से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहां पर गांधी को देखने समझने का प्रयास करेंगे कि गांधी ने क्या क्या किया, गांधी ने इंडिया में क्या किया और गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, है ना। उन सभी चीजों को यहां पर देखने समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो इसमें जो हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे गांधी का एक परिचय, है ना, ठीक है, इनका परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन, है ना, गांधी का परिचय। ठीक है, तो परिचय में तो पहला लिख लेंगे जन्म, जन्म, ठीक है, इनका जन्म, भाई सुनाई नहीं दे रहा है जी, जन्म, ठीक है। तो जन्म 2 अक्टूबर 1869
1969। गांधी जन्म लिख लेंगे 2 अक्टूबर और 1869, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। कहां? तो गुजरात में, है ना, गुजरात के पोरबंदर में, है ना, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि गांधी का जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, है ना, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, है ना। तो शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, है ना, लेकिन गांधी जी को मौका नहीं मिला, या कहें कि गांधी जी बनना नहीं चाहते थे। गांधी जी अगर प्रयास करते तो संभव था कि कोई भी उनको पद मिल सकता था, लेकिन गांधी ने कभी इस तरह की चीजों का प्रयास किया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे पिता करमचंद गांधी, पिता का नाम वही सेम, है ना, हाँ। नेक्स्ट लेंगे पिता, क्या ईयर जो है ना, यहां पर ये बेसिकली ये जो प्रॉपर ईयर है ये गांधी जी का ईयर है, ठीक है। यह जो ईयर है ना, ये प्रॉपर ईयर गांधी जी का है, ठीक है। लेकिन डेट जो है, डेट जो 2 अक्टूबर है वो सेम है केवल, है ना, ईयर सेम नहीं है, ठीक है। ईयर सेम नहीं समझना है, डेट जो है वो सेम है ना, क्योंकि फिर ऐसा तो फिर गांधी जी अच्छा खासा टाइम किए थे, है ना। और शास्त्री जी 1964 में जब नेहरू जी की डेथ हुई थी, डेथ के बाद प्रधानमंत्री बनने का उनको अवसर प्राप्त हुआ था, है ना, तस्कंद के समय में, हाँ। और यहां पर आप देखेंगे कि शास्त्री जो है वो काफी साधारण परिवार से संबंधित थे, है ना, काफी साधारण परिवार से संबंधित थे। और 1964 में जब प्रधानमंत्री बने तो एक बार मैंने पॉलिटी की क्लास में आप लोगों को बताया था कि शास्त्री इसलिए बस बने थे कि कांग्रेस का बात सुनते, है ना, अन्यथा नेहरू जी के मरने के बाद प्रधानमंत्री बनने का सबसे योग्य कैंडिडेट अगर कोई था तो वो थे मोरारजी देसाई। उस समय कांग्रेस में ही थे, है ना, लेकिन मोरारजी देसाई इतने लोकप्रिय थे उस समय कि तात्कालिक कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे के कामराज, उनको पता था कि अगर इनको बना दिया तो ये हमारा बात नहीं सुनेंगे, इसलिए साधारण प्रवृत्ति के आदमी जो है वो शास्त्री जी इनको बना दिया, है ना। और ये प्रधानमंत्री बने, इसी के वजह से फिर बाद में फेमस भी हुए। तो इनका बेसिकली जो है वो आप देखेंगे तो गांधी जी के साथ इनका मैच करता है केवल डेट, है ना, ईयर इनका मैच नहीं करता है। ईयर इनका 1869 है, उनका 1904 है ना। तो ईयर दोनों का जो है वो डिफरेंट है, लेकिन डेट दोनों का सेम है। इस वजह से जब भी गांधी का जयंती मनाया जाता है तो साथ साथ शास्त्री का जयंती भी मनाया जाता है। लेकिन गांधी चूंकि बड़ा मतलब फिगर है, इस वजह से गांधी का हमेशा ज्यादा चर्चा में रहते हैं, शास्त्री जी उतना ज्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं। लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका काम बहुत बेहतरीन रहा था। जब वो प्रधानमंत्री के तौर पे काम किए थे तो बेहतरीन काम किए थे। इनका पिता का नाम लिखेंगे, गांधी जी के पिता का नाम तो करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतलीबाई, ठीक है। पिता का नाम करमचंद गांधी, है ना, और माता का नाम पुतलीबाई, ठीक है, ओके। और पत्नी कस्तूरबा गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक है, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां पर बेसिक जो बातें हैं ये तो पहले से भी आप लोगों को पता था, है ना, लेकिन यहां पर परिचय में आपको ये ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में। और इनके जो पिता थे वो कौन थे, तो करमचंद गांधी, इनकी माता थी पुतलीबाई और इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। और नोट करके लिख लेंगे कि 13 वर्ष के उम्र में इनका विवाह हो गया था, 13 वर्ष के उम्र में इनका विवाह हो गया था, ठीक है। 13 वर्ष के उम्र में इनका क्या हो गया था, तो विवाह हो गया था, है ना। और गांधी जी जो है
है ना, वो कस्तूरबा गांधी को बहुत मानते थे, जहां जाते थे वहां लेके जाते थे, है ना। जहां भी गांधी जी गए हैं आफ्टर मैरिज, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो कस्तूरबा गांधी को लेकर के नहीं गए हो, है ना। वहां भाई वह पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन पढ़ाई के बाद जब साउथ अफ्रीका गए तो लेके गए थे, है ना। साउथ अफ्रीका में, हाँ बिल्कुल, आंदोलन में भी रहती थी वो, आंदोलन में हर जगह जितना इनके आश्रम में जितना सब काम होता था गांधी जी के आश्रम में, उन सभी कार्यों का मॉनिटरिंग इन्हीं के द्वारा किया जाता था, है ना। और इंडिया को कौन पूछता है, वो साउथ अफ्रीका तक गई थी। साउथ अफ्रीका जब गांधी जी गए थे केस लड़ने के लिए, तो साउथ अफ्रीका में भी वो गई थी, ठीक है। तो 13 वर्ष के उम्र में जो है वो क्या हुआ था, इनका विवाह होता। लिखेंगे पढ़ाई, स्टडी, पढ़ाई लिखेंगे, पढ़ाई, तो लिखेंगे कि 1889 से 91, 1889 टू 1891, इस बीच जो इनकी पढ़ाई हुई वो कहां हुई, इंग्लैंड में, इंग्लैंड, ठीक है। किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे, तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, है ना, वकालत, ठीक है, हाँ ठीक है। तो वहां पर इंग्लैंड में ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे, ठीक है। वकालत का पढ़ाई किया था 1889 से 1891 के बीच, है ना। वकालत का काम इनके द्वारा यहां पर वकालत की जो पढ़ाई है वो की गई थी, ठीक है। और 1893 में, कहेंगे कि 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। तो यह जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना, दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो एक गुजरात के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, है ना। तो दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए गए थे। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे, है ना। दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, तो इन्हीं का केस लड़ने के लिए कहां गए थे, हाँ, तो इन्हीं का केस लड़ने के लिए वो गए थे दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो यह गए थे कहां, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, जो कि एक व्यापारी हुआ करते थे गुजरात के, है ना। और उन्होंने ही कहा कि भाई वकालत पढ़ के आए हो तो मेरा एक काम करो, मेरा एक मामला चल रहा है अफ्रीका के अंदर में, उसको देखो जरा, है ना। तो वो केस लड़ने के लिए वो गए थे। और दक्षिण अफ्रीका जाना ही गांधी के जीवन का एक वर्तन बिंदु था। एक बदलाव जो होना था गांधी के जीवन में, वो दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ हुआ, है ना। कहते हैं कि आपके जीवन में कब कौन सी घटना घटेगी और वो फिर आपको कहां पर ला करके खड़ा कर देगी, ये कोई नहीं जानता है ना। तो गांधी के साथ भी यही हुआ। गांधी कहां गए, तो गांधी गए साउथ अफ्रीका केस लड़ने के लिए, और इसी क्रम में उनको रंगभेद झेलना पड़ा, है ना। रंगभेद झेलना पड़ा। रंगभेद मतलब क्या, गांधी अब चूंकि इंडियन थे, तो हमने कहा ना कि हम लोग का जो थोड़ा ज्योग्राफी थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हम लोग यहां मिला जुला प्रवृत्ति का आदमी होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है ना। तो गांधी जी भी चले काले आदमी थे, है ना, मतलब सांवले थे, तो नहीं। गांधी जी गए अफ्रीका, हालांकि अफ्रीका में भी गोरा लोग आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अफ्रीका का भी ज्योग्राफी खराब है। अफ्रीका पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो सीधी सी बात है कि वो टेम्परेट जोन में है ना, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, तो वहां तो शुद्ध काला आदमी मिलेगा, है ना। वहां तो एकदम झाबर झाबर सब, है ना, देखते हैं ना, तो वो सब मिलता है वहां, है ना, साउथ अफ्रीका में। तो लेकिन वहां दिक्कत क्या था कि वहां अंग्रेज सब था, तो अंग्रेज सब तो यूरोप का है, तो यूरोप का तो ज्योग्राफी ठीक ठाक है ना, वो सब कर्क रेखा से ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर है ग्लोब पर, तो उससे वजह से उन लोग का टेम्परेट जोन आता नहीं है ना। तो वहां पर टेम्परेचर कम रहता है, सब गोरा गोरा है, तो वो सब जाकर के साउथ अफ्रीका में रहता था। तो उसमें क्या हुआ कि गांधी जी जो है
वो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में एक स्टेशन था डरबन, डरबन से उनको प्रिटोरिया जाना था, है ना। क्या लिखे कि नहीं? नहीं लिखिएगा, कहीं ये पूछ देता होता। हाँ, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। कहा है ना कि टीचर बनना है ना, क्लर्क नहीं बनना है, सारा काम एक साथ करना है ना। सुनना भी है, लिखना भी, जो इंपॉर्टेंट आ गया तुरंत उसको खींच दिया, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, डरबन से प्रिटोरिया, है ना, गांधी जी यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया, है ना। साउथ अफ्रीका में गांधी जी यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया के लिए, है ना। बफरिंग हो रहा है, नहीं दिख रहे हैं। कहां नहीं, अब तो भाई कैमरा के सामने ही है, कैसे नहीं दिख रहे हैं, देखो। चलिए, तो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और गांधी जी ने भाई अपना वकालत किए हुए थे, वकील थे, पैसा का कमी नहीं था, दूसरा का केस लड़ने गए थे, है ना। तो फर्स्ट क्लास का टिकट कराए थे, है ना। अब वहां अंग्रेज सब क्या नियम बनैले था कि काला आदमी फर्स्ट क्लास में बैठवे नहीं करेगा, है ना। काला आदमी फर्स्ट क्लास में नहीं, जितना गोरखा सब होगा वो सब बैठेगा फर्स्ट क्लास में, और जितना काला होगा वो सब बैठेगा थर्ड क्लास में, है ना। वो सब जनरल बगी में ठहराएगा, है ना। अब देखिए, अब इस प्रकार का गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था तो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी को सब उतार दिया ट्रेनवा में से धर के, है ना। इन दोनों के बीच में एक स्टेशन पड़ता था, उसका नाम है मेरिट्सबर्ग। इन दोनों स्टेशनवा के बीच में एक स्टेशन पड़ता था मेरिट्सबर्ग, है ना। तो मेरिट्सबर्ग में सब चढ़ा टीटिया सब चेक करने के लिए, है ना। ठीक है, पुनीता कुमारी आप कैमरा के सामने बोले दिख रहे हैं। हाँ भाई, तो हम कैमरा के सामने नहीं है, कबो कबो साइडों में जाते हैं, वहां अच्छा लगता है, एशिया के नजदीक है, यहाँ ठंडा लगता है, यहाँ गर्मी लगता है, नहीं समझ में आता है। चलिए, मेरिट्सबर्ग भाई, काली पिट्सबर्ग लिखा हुआ है, मेरिट्सबर्ग। ठीक है, तो ये क्या था कि डरबन से प्रिटोरिया के बीच में एक स्टेशन था मेरिट्सबर्ग, ठीक है। तो यहां जो है ना, ठीक है, तो यहां जो है इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि क्या है मेरिट्सबर्ग। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर उतार दिया गया, ठीक है ना। तो यहां पर अंग्रेज सब उतार दिया कि भाई क्या है, ये काला आदमी है ना, ये कैसे चढ़ गया इसमें। अब गांधी जी कह रहे हैं कि भाई तुम लोग का कौन सा कानून है भाई, हमको टिकट मिला हुआ है, पैसा दिए हैं, है? तो बोलता है कि टिकट का कोई मतलब ही नहीं है, यहां फर्स्ट क्लास में चढ़ेगा वही जो गोरा होगा, गोरा होता तो चढ़ता हुआ, अगर काला हो लो तो भाई गए लो, है ना। गांधी जी बेचारे सारा वकालत बतियाते रह गए, लेकिन गांधी जी को जबरदस्ती सब सामान उफान उठा करके सब फेंक फाक दिया, गांधी जी को ट्रेन के डब्बा से उतार दिया। गांधी जी को बोल दिया कि भाई अब जो है सो आपको इसमें नहीं चढ़ना है। अब देखिए, अब ये कहते हैं कि इस तरह का कोई घटना जब घटता है किसी के जीवन में, तो क्या होता है कि आदमी के पास दो तरह का विकल्प होता है ना, दो तरह का विकल्प होता है। एक तो इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त करता रहे, या दूसरा वो इसका विरोध करे। तो गांधी पहले वालों में से थे नहीं, गांधी ने तय किया कि भाई हम तो अब नहीं मानेंगे, है ना। अब यहां जो ये सब जो मामला खराब करके रखा हुआ है, इस सब को हम ठीक करेंगे और यहां से इसको हटाएंगे, है ना। तो ये स्टेशन का नाम ध्यान रखना है कि गांधी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा पे थे, इसी बीच एक स्टेशन आया मेरिट्सबर्ग, वहां पर टिकट चेक करने के लिए चढ़ा गया और वहां उन्होंने देखा कि एक काला आदमी कैसे फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है, तो उसको उतार करके उन्होंने क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया, सारा गांधी का सामान वामान सब फेंक दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है सो यहां पर हो गई। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, अब जब ये सब हो गया तो अब गांधी जी तय किए कि भाई अब जो है हमको क्या करना है, तो हमको आंदोलन करना है ना। अब हम ये सब अंग्रेज सबको छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये सब गांधी जी को छेड़ दिया था, है ना।
तो गांधी जी को जब छेड़ देंगे तो फिर गांधी जी भाई मानने वाले आदमी नहीं है। गांधी जी कहे कि तुरंत सबको उपाय लगा दे बुआ हम, है ना। और गांधी जी ने किया उपाय। तो गांधी जी ने सबसे पहली संस्था जो स्थापित की वो दक्षिण अफ्रीका में स्थापित की। एक हेडिंग बनाएंगे कि गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया कार्य। गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया कार्य, है ना। गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया कार्य, ठीक है। तो गांधी ने जो पहला काम किया वो क्या किया, तो 1894 में 1894 में साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस। गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। नटाल इंडियन कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड बाय गांधी इन 1894। ठीक है, ठीक है। पूछा जाता है कि गांधी के द्वारा स्थापित पहली संस्था कौन सी थी, तो गांधी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस, जो कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्थापित किया था। ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में ही 1903 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, है ना। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तो इंडियन ओपिनियन जो है वो एक पत्रिका निकाली थी, ठीक है। 1903 में निकाला द इंडियन ओपिनियन। ये क्या था? अखबार था, है ना। लिख लेंगे ब्रैकेट में अखबार, ठीक है। तो निकाला कहां पे? द इंडियन ओपिनियन, साउथ अफ्रीका में 1903 में, ठीक है। और 1904 में इन्होंने क्या किया, तो 1904 में एक आश्रम बनाया, उसका नाम था फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम, ठीक है। फिनिक्स आश्रम। तो 1904 में एक आश्रम बनाया, फिनिक्स आश्रम। हाँ, ये सब साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अखबार था, ठीक है। और यहां इन्होंने क्या किया, तो फिनिक्स आश्रम बनाया। फिनिक्स आश्रम जो है ना, फिनिक्स आश्रम इन्होंने बनाया कहां पर, तो फिनिक्स आश्रम बनाया 1904 में, वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में ही। और 1906 में साउथ अफ्रीका में किया पहला सत्याग्रह, है ना। पहला सत्याग्रह, गांधी का पहला सत्याग्रह 1906, कहां? साउथ अफ्रीका में, है ना, ठीक है। ओके। तो 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया। तो अगर पूछा जाए कि गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह और उसमें दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में है, तो राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला सत्याग्रह गांधी ने 1906 में कर लिया था दक्षिण अफ्रीका में, इसी काले गोरे के खिलाफ किया था, है ना। और वो सक्सेसफुल भी रहा था, अंग्रेजों को उस भेदभाव को मिटाना भी पाता, है ना। तो यहां पर गांधी के द्वारा किया गया। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब हुआ, तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में हुआ, है ना। और अखिल भारतीय स्तर पर कब हुआ, तो 1919 में हुआ, रॉलेट एक्ट के विरोध में, है ना। 1919 में हुआ रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है। चाहे तो साइड में कहीं पे लिख सकते हैं, इससे क्या होता है कि रिवीजन करने के क्रम में सारी बातें साथ रिवीजन हो जाती है, ठीक है। तो कुछ क्या, हाँ, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के साथ आग्रह, है ना। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के साथ आग्रह, मतलब कि इस प्रकार से आपसे अनुनय विनय करना
जिसमें आपकी वास्तविकता को भी दिखाया जाए कि देखिए आप किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, और आपके शोषण और एक्सप्लॉइटेशन की वजह से किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, है ना। तो उसमें वो दिखाया जाता है कि देखिए किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है वो गांधी ने कहां किया, तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया, ठीक है। फिर लिखेंगे कि गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज, 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी कब, तो 1909 में। और यह जो पुस्तक था हिंद स्वराज, वो एक फिलोसोफर के विचारों से प्रभावित होकर के उन्होंने लिखा था, है ना। एक फिलोसोफर था, एक दार्शनिक, जिसका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित होकर के, लियो टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित होकर के गांधी ने यह किताब लिखा था, हिंद स्वराज, ठीक है। तो लियो टॉल्स्टॉय यह फिलोसोफर था, दार्शनिक था, तो उसी के विचारों से प्रभावित होकर के, है ना, यह हुआ था, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है सो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, कि दक्षिण अफ्रीका में जो है वो गांधी जी ने क्या क्या किया था। तो 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका, ये अखबार निकाला था। और 1904 में फिनिक्स आश्रम बनाया, 1906 में सत्याग्रह, और 1909 में हिंद स्वराज, ठीक है। क्लियर है। तो यहां तक में आपको इसको ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए, तो साउथ अफ्रीका में ये सब कुछ काम जो है वो आपको एकदम याद रखना है। और ऐसे चीजों से बहुत बार प्रश्न बना है ना, बहुत बार ऐसे मतलब चीजों से प्रश्न जो है सो पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यह सब जो है वो आपको एकदम क्रोनोलॉजी से ध्यान रखना है कि गांधी का जन्म कब हुआ था जी, अक्टूबर 1869 को। पिता का नाम क्या था, माता का नाम, पत्नी का नाम, विवाह किस उम्र में हुआ, 13 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया, है ना। और 3 साल के लिए ब्रिटेन में वकालत का पढ़ाई किए थे, कब से कब तक, 1889 से 1891 तक। लंदन में, ब्रिटेन में उन्होंने क्या किया था, तो वकालत की पढ़ाई की थी, बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। उसके बाद 1893 में 1893 में वो कहां चले गए, दक्षिण अफ्रीका। किसका केस लड़ने के लिए, अब्दुल्ला की केस लड़ने के लिए ना। दादा अब्दुल्ला जो व्यापारी थे उनका केस लड़ने के लिए वहां पर चले गए, ठीक है। तो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए 1893 में, और वहां पर उनके साथ एक दुर्घटना हुई, है ना। दुर्घटना क्या हुई, तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, है ना। तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, और डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में एक स्टेशन पर था मेरिट्सबर्ग। तो मेरिट्सबर्ग में उनका टिकट चेक किया गया, उनके पास जो टिकट था वो फर्स्ट क्लास का टिकट था, जबकि अंग्रेजों के द्वारा जो है साउथ अफ्रीका में उस समय एक भेदभावपूर्ण नीति बना दी गई थी कि गोरे लोग ही केवल फर्स्ट क्लास में चढ़ेंगे, बाकी काले लोग जो है वो जाएंगे किसमें, तो वो जनरल में जाएंगे, ना, वो थर्ड क्लास में जाएंगे। देखिए कहने का यहां पे मतलब क्या है, अब भारत का कोई अगर व्यक्ति होता ना, वो भारत का आदमी ऐसे ना कि भारत में सब लोग काले होता है जी, बहुत लोग गोरा भी होता है भारत में, है ना। तो हम लोग के यहाँ तो मिली जुली प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना, क्योंकि हम लोग के यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सभा क्लाइमेट मिला हुआ ना। यहाँ पर जो है उष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है ना। तो हर तरह का कटिबंध है, तो हर तरह का टेम्परेट जोन है। तो इसके वजह से हम लोग क्या हर तरह के लोग जो है सो मिलते हैं। तो ऐसे में क्या है कि काला कहने का मतलब केवल काला से नहीं था, काला कहने का मतलब भारतीयों से भी था, है ना, या वैसे से जो यूरोप के नहीं है ना। तो ये सारा चीज जो है सो वहां पर इसको ये बोला गया था, और ये सारी चीजें जो है सो रखी गई थी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का यहां पर तात्पर्य ये है कि आपको
ये ध्यान रखना है कि बेसिकली उनका सिंबॉलिक तौर पर था कि काले लोगों को जो है वो क्या करना है, तो उनको परेशान करना है, या भारतीय जो है उनको परेशान करना है। गांधी जी को वहां से उतार दिया गया मरीत्सबर्ग में। जब गांधी जी वहां उतर गए तो अब गांधी जी के पास दो विकल्प था। एक तो अपना जो जिस काम के लिए गए थे वो काम करते और काम करके निकल जाते, है ना, और इस व्यवस्था को ऐसे ही बर्दाश्त कर लेते। दूसरा विकल्प उनके पास ये था कि वो क्या करते, तो वो विरोध करते, और गांधी जी ने दूसरे विकल्प को चुना और वहीं से रह करके ये सब काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। और गांधी द्वारा पहली जो संस्था स्थापित हुई है ना, वो नटाल इंडियन कांग्रेस थी, जो 1894 में स्थापित की गई, है ना। इसके बाद गांधी ने क्या किया, हाँ, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, है ना। कब निकाला? इसके बाद गांधी ने क्या किया, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, है ना, और हाँ, और इसके बाद क्या किया, आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि सत्याग्रह वहां पे सत्याग्रह जो था वो काला गोरो का लेकर के हुआ था ना, काला गोरा का जो ये मुद्दा चल रहा था उसलिए हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में उनका ये पहला सत्याग्रह हुआ था, और इस सत्याग्रह बेसिकली इसका मोटिव था कि जो काले लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको खत्म किया जाए, है ना, इसके लिए उन्होंने किया था। फिर जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी, है ना, हिंद स्वराज, है ना, जो काफी फेमस किताब है, और ये किताब लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर के गांधी ने लिखा था। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको एकदम जुबान पर याद होना चाहिए, और आप जाकर के कोई भी एग्जाम का पर्सन उठाइएगा, वनडे एग्जाम का, है ना, तो वो सारा चीज जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, है ना। उसको वहां से मतलब इतना केवल याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संबंध में पूछे गए प्रश्नों में कहीं कुछ गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द प्रश्न बनता है, इसके अलावा प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सब कुछ काम जो था वो उन्होंने कहां पे किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। उसके बाद गांधी जो है वो उनका भारत आने का पृष्ठभूमि जो है सो तैयार होने लगा, और गांधी जो है वो 9 जनवरी 1915 को भारत आए। हाँ जी, क्या क्या, हाँ, टॉल्स्टॉय आश्रम का भी स्थापना किए थे, लेकिन बेसिकली जो भी आपको पूछा था फिनिक्स आश्रम से पूछा था। ठीक है, हाँ बोलिए, हाँ क्या, हाँ बिल्कुल निकला था, हाँ हाँ हाँ, उसके लिए ये सत्याग्रह उसी के लिए हुआ था। अभी तो सक्सेसफुल रहा था काले गोरे के प्रति। वहां पर उन्होंने जहां पे वो रहते थे वहां पर पूरी तरीके से काले गोरे को लेकर के जो भेदभाव चल रहा था उसको सत्याग्रह किया था। वहां पर भी गांधी जी को जेल हुई थी, जेल में भी उन्होंने सत्याग्रह कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों को उस पर पूरा वापस लेना पड़ा, और जिन क्षेत्रों में भारतीय लोग वहां पे रहते थे उन सबको पूरे के पूरे अधिकार दिए गए थे, और गांधी का वहां सब, और वही गांधी का साउथ अफ्रीका में सफलता ही था कि भारत के लोग गांधी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, स्वागत का तैयारी कर रहे थे कि गांधी आ रहे। जिस गांधी ने अंग्रेजों को वहां पर अपनी बात मनवा दी, उसी गांधी का लोग यहां पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गांधी को सक्सेस मिला था अफ्रीका में, है ना। गांधी को यदि अफ्रीका में सक्सेस नहीं मिलता तो इंडिया में कोई वेटेज नहीं होता, है ना। इंडिया में लोग क्यों उनका वेट कर रहे थे? इंडिया में वेट करने के पीछे का मेन मोटिव यही था क्योंकि सबको पता था कि गांधी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अफ्रीका में अंग्रेजों को अपनी बात मनवाने में सफलता हासिल की है। तो इसी वजह से गांधी को जो है वो तो बहुत से लोग ईश्वर के रूप में भी देखने लगे थे उस टाइम पर, कि गांधी एक ऐसा आदमी है जो बिना लड़े बिना झगड़ा किए अंग्रेजों को अपना बात मनवा देता है ना। बाकी लोग लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, फांसी भी चढ़ जाते हैं, लेकिन अंग्रेज बात नहीं मानते हैं। लेकिन गांधी में ऐसी एक जादुई व्यक्तित्व था गांधी का कि गांधी आंदोलन करते थे, सत्याग्रह करते थे, अहिंसा की बात करते थे, और अंग्रेज उनकी बात सुन लेते थे और मानते भी थे। और छद्म तौर पे ही सही हर जगह गांधी को सफलता मिला। गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति रहे जो बिना लड़े बिना हिंसा किए अंग्रेजों को अपनी बात मानने के लिए बाध्य कर दिया। इसी वजह से गांधी का जो व्यक्तित्व है, गांधी का जो कैरेक्टर है, वो बाकी कैरेक्टर से एकदम डिफरेंट होता है।
इसी वजह से अब्राहम लिंकन कहता है कि हाड़ मांस का बना हुआ एक व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो सकता है, यह बिलीव नहीं होता है। पूरे गांधी पर एक मूवी भी बनी है ना, पूरे गांधी के जीवन लीला पर कि गांधी के लाइफ में क्या हुआ था कैसे, जिसमें वो पूरा चीज वो दिखाया गया गांधी ने साउथ अफ्रीका में कैसे काम किया है ना, और फिर गांधी जो है सो यहां पर किस प्रकार से इंडिया में कैसे काम किया है ना। जब यूपीएससी आईएएस पीसीएस में जब मेंस पढ़ाते हैं हम लोग, तो पहले वो मूवी चलवाते हैं, पूरा मूवी में दिखाता हूं, पहले 3.5 घंटे का शो चलाता हूं, गांधी का पूरा मूवी दिखलाता हूं कि भाई गांधी को पहले देख लो, है ना, विजुअलाइज हो जाता है ना। यहां आप लोग को भी चलवा सकते हैं, लेकिन आप में टाइम बहुत किल हो जाएगा ना, क्योंकि आपका चूंकि आपको रिटर्न नहीं करना है, इसलिए उतना चीज का आवश्यकता नहीं है ना। उसमें क्या होता है कि लिखना होता है, घर में कभी फुर्सत का क्षण रहे, कभी पढ़ते पढ़ते बहुत मन इरिटेट हो जाए या परेशान हो जाए तो देख लीजिएगा, है ना। पता ना कभी कभी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आदमी मतलब लो फील करता है, तो ऐसे टाइम पर आप आराम से, क्योंकि वो एक प्रकार से मोटिवेट करने वाला मूवी भी है कि एक नहीं सारा नहीं, गांधी मूवी तो बहुत सारा, लेकिन सब नहीं देखना है। वो इंग्लिश राइटर का बनाया हुआ मूवी है, इंग्लिश राइटर का बनाया हुआ मूवी है, ठीक है ना। मूवी तो बहुत सारा, वो सब बहुत फालतू फालतू मूवी सभी बना है, वो सब ने जो इंफॉर्मेटिव मूवी है, जिसने रियलिटी को दिखलाया है कि हाँ गांधी के साथ किस किस प्रकार से घटनाएं घटी हैं, ठीक है। मैं एक बार देख के उसका यूट्यूब पे भी है वो अवेलेबल, है ना, उसका मैं लिंक आप शेयर कर सकता हूं, है ना। आप लोग जो है उसको कभी फुर्सत के टाइम पर जो है वो देखें, है ना, जिससे गांधी के बारे में है तो वहां पर उस चीज को जो है सो देख सकते हैं, ठीक है। खैर, तो वहां पर वो इसलिए हम लोग दिखाते हैं क्योंकि वहां से विचार निकलता है ना, क्योंकि लिखना पड़ता है, मेंस में लिखना पड़ता है, और यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं, यहां पर तो केवल आपको फैक्ट याद करना है, फैक्ट्स देखना है, इसलिए हाँ आगे भारत, है ना, बुला दिया गया था कार्यक्रम को, ठीक है। खैर, तो गांधी को वहां सफलता मिला था, इसी वजह से भारत के लोग गांधी का इंतजार कर रहे थे। और ये गांधी देखिए, गांधी की आइडियोलॉजी, गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो कभी धोती कुर्ता नहीं पहनते थे, पूरा बेल बटन में रहते थे ना, कोट पैंट टाई एकदम बढ़िया से लगा करके तब घूमते थे गांधी। लेकिन जैसे गांधी इंडिया आए तो गांधी ने वहीं से अपना ड्रेस बदल दिया, और गांधी ने धोती और गंजी कुर्ता ये सब पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि गांधी को पता था कि भारत के लोगों के साथ अगर कनेक्ट करना है तो पहले भारतीय बनना पड़ेगा। यही गांधी के व्यक्तित्व की खूबसूरती है ना, कि लोग, हमारे देश के नेता लोग किसान से मिलने जाते हैं और कैसे जाते हैं, तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, है ना। उसके बाद कैसे जाते हैं, तो पूरा एकदम बेल बटन के साथ जाते हैं, किसान बेचारा पहले ही डर जाता है कि नेताजी आए हैं, है ना। गांधी की यही क्वालिटी थी कि गांधी किसी भी समाज में जाते थे तो पहले अपने आप को उस समाज के हिसाब से ढाल लेते थे, उसके बाद जाते थे, और वहां जा करके लोगों को यह फील कराते थे कि हम आपके बीच के ही हैं, हम आपसे दूर नहीं है। तब लोगों को पता भी चलता था और लोगों को लगता था कि हाँ ये आदमी जो है वो सही मायने में क्या करेगा, तो हमारा नेतृत्व कर सकता है और हमें सफलता दिला सकता है। ये गांधी के व्यक्तित्व की विशेषता थी, ठीक है। चलिए, तो गांधी जो है वो 1915 में यहां पर वापस आए थे, ठीक है, और 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आए थे। नोट कर लिखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आए थे। और ये जो डेट है, ये इतना पवित्र डेट है कि इसको हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, हाँ, है ना। ये 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, जिसको प्रत्येक साल जो है वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष, है ना, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हाँ क्या, हाँ ना, उसके बाद ही, उनके बाद इनके राजनीतिक गुरु बने थे, आते उस पर, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, और 9 जनवरी 1915 जो मतलब 9 जनवरी का जो डेट है, इस दिन से प्रारंभ होता है प्रवासी दिवस को सेलिब्रेट करना, और ये 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। क्या,
अरे भाई सेलिब्रेट किया जाता है इसको 2 दिन, 9, 10, ठीक है। हाँ 2003 से अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बने थे तब से, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए कि 9 जनवरी 1915 को कहाँ आए थे ये, तो भारत आए थे। और यहीं से प्रवास जो है, मतलब कि प्रवासी दिवस जो बनाया जाता है इनके आने की खुशी में ही मनाया जाता है। तो पॉलिटी में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एनआरआई के बारे में, है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन, है ना, वैसे भारतीय जो हैं भारत के लेकिन भारत में रहते नहीं हैं, वो रहते हैं कहां, विदेश में। तो गांधी जी भी पहले क्या थे, एनआरआई ही थे, है ना, लेकिन जब इंडिया आ गए तो फिर भारतीय हो गए, ठीक है। और यहां जब वो आ गए तो गांधी जी का पहला काम था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का यदि नेतृत्व करना है या इसको देखना है तो पहले भारत को समझना है ना। और यहीं पर उनके जो राजनीतिक गुरु बने वो बने गोपाल कृष्ण गोखले निकलेंगे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। गांधी जी के पॉलिटिकल जो एडुकेटर थे वो कौन थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को कहा कि पहले आपको पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए, पूरे भारत को समझना चाहिए कि पूरे भारत की स्थिति क्या है, और जिस प्रकार से भारत की स्थिति है उसके हिसाब से आपको यहां पर व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। और गांधी जी जब भारत आए 1915 में, तो यह समय ऐसा था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था यूरोप में, है ना। इस समय यूरोप में क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, है ना। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी को अफ्रीका में सफलता मिली थी, अंग्रेज सब गांधी जी का बात सुनता था, तो गांधी जी और अंग्रेज के बीच थोड़ा सा संबंध जो था वो ठीक ठाक था उस टाइम पर, है ना। तो उस सब गांधी जी को समझाया कि आप इंडिया अब आ गए हैं, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत का हमें समर्थन मिले। गांधी जी ने ऐसा किया। गांधी जी ने भारत के युवाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का सपोर्ट करें। और अंग्रेजों ने हमें वादा किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम भारत के लिए तमाम तरह की सुविधा लेकर के आएंगे, तमाम तरह के हम जो है सो वो साधन लेकर के आएंगे और बदलाव करेंगे भारत में। इसी वजह से गांधी जी जो है उन्होंने लोगों को कहा कि ठीक है, हो सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें बहुत सारा राइट मिल जाए। इसलिए गांधी ने बड़े स्तर पर भारतीयों को क्या किया, भर्ती होने के लिए कहा और भर्ती कराया भी। इसी वजह से अंग्रेजों ने गांधी जी को 1916 में सार्जेंट का टाइटल दिया, है ना। लेकिन 1916 में गांधी जी को सार्जेंट का टाइटल दिया गया। और यह प्रश्न अभी फिलहाल बीपीएससी का जो पीटी हुआ था उसमें पूछा हुआ था, है ना। गांधी जी को सार्जेंट का टाइटल दिया, ठीक है। हाँ, अंग्रेज सब दिया, ठीक है। 1916 में गांधी जी को सार्जेंट का टाइटल दिया क्योंकि गांधी जी ने बड़े स्तर पर क्या किया था, भारतीयों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेजा था। क्या नहीं, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सार्जेंट का टाइटल इनको यहां पर, ठीक है। तो सार्जेंट का टाइटल इनको ऑफर किया गया यहां पर, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब तो ये सार्जेंट का टाइटल मिला। और उसके बाद गांधी जी अब जब इंडिया आ गए तो वहां तो जैसे गांधी जी ने वहां पर फिनिक्स आश्रम बनाया था, है ना। और उस आश्रम के माध्यम से अपना सारा लड़ाई जो है वो जारी करते थे, सारा अपना जो है ब्लूप्रिंट वो तैयार करते थे, है ना। तो अब जब इंडिया आ गए तो इंडिया आने के बाद गांधी जी ने यहां भी जो पहला काम किया वो किया साबरमती आश्रम की स्थापना, है ना। 1916 में ही उन्होंने क्या किया, तो साबरमती आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है। साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम। अच्छा, ये कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं वीडियो बफरिंग हो रहा है, रुक कर चल रहा है। क्या सभी लोगों को ऐसी दिक्कत हो रही है, वीडियो रुकने की प्रॉब्लम? ऑनलाइन में वीडियो रुकने का प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ हो रहा है?
हाँ वो लिख रहा भी है कि आज सुबह से ही हो रहा है। अमरेश कुमार नो सर। तो ये रामनंदन कुमार यादव और मनु, इन लोगों को दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो 1916 में क्या हुआ था? 16 में क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना कर ली, है ना। तो साबरमती आश्रम इसलिए स्थापित किया कि अब यहीं से जितना सारा घटनाक्रम है, जितना सारा आंदोलन है, उन सबका ब्लूप्रिंट जो है वो यहीं से तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर ली, है ना। चलिए, कभी कभी हो रहा है, चलिए ठीक है। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी, और 1916 में जब साबरमती आश्रम की स्थापना हो गई तो गांधी जी वहां से अपना सब कुछ जो है सो ड्राफ्टिंग करना शुरू कर दिए कि हमको भारत में कैसे और क्या करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, है ना। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और वहां गांधी जी गए पार्टिसिपेट करने के लिए। गांधी जी ने वहां पर जब गए तो गांधी जी ने कहा कि अभी भी कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती हो। और गांधी ने कहा कि अगर भारत का नेतृत्व कांग्रेस को करना है तो कांग्रेस को पहले भारत को समझना होगा। बिना भारत को समझे आप भारत का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। और उसी यहीं से एक मुद्दा उठा, बिहार के चंपारण सत्याग्रह का मुद्दा, क्योंकि वहां पर जो है वो गांधी जी को जब लोगों ने देखा, और सबको ये मैसेज था ही कि गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना बात जो है वो मनवा लिया है अंग्रेजों से साउथ अफ्रीका में। तो लोगों ने कहा कि भाई गांधी से हम क्या करेंगे, से आग्रह करेंगे कि गांधी बिहार आए और बिहार में चंपारण के क्षेत्र में किसानों की जो स्थिति बिगड़ी हुई है उस बिगड़ी स्थिति की तरफ ध्यान दें। तो इसी क्रम में बिहार के चंपारण के क्षेत्र से एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल जो है उन्होंने क्या किया, गांधी जी से मुलाकात की, और गांधी जी से मुलाकात करके उनसे आग्रह किया कि आप कृपया कर करके आप पहुंचे चंपारण और चंपारण के किसान के मुद्दों को देखें, है ना, कि किसान के जो है मुद्दे वो किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से किसान जो है सो प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डिमांड है वो राजकुमार शुक्ल ने किया, और वहां पर गांधी जी ने कहा कि मैं आऊंगा और मैं इस पूरे मामले को देखूंगा। और फिर गांधी जो है वो 1917 में 1917 में पहुंचे चंपारण। ठीक है, तो 1917 में जब गांधी यहां पहुंचे तो गांधी के द्वारा यहां पर जो किया गया वो पहले क्या किया गया, चंपारण सत्याग्रह लिखेंगे, 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह लिख लेंगे कि गांधी का ये भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। गांधी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। ठीक है, गांधी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। अब देखिए सत्याग्रह का क्या मुद्दा क्या था, तो नील की खेती, है ना। ठीक है, नील की खेती, है ना। हुआ क्या था कि जो चंपारण के क्षेत्र में एक पद्धति चलती थी उसको कहते थे तीन कठिया पद्धति, है ना। यह भी बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है कि तीन कठिया पद्धति जो है वो क्या था। हाँ ठीक है, तीन कठिया पद्धति, है ना। तो तीन कठिया पद्धति में क्या था, तो 3/20 था। इसका मतलब यह हुआ कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है वो आपको क्या करना है, नील उगाना है ना। ये सारे किसानों के लिए कंपलसरी था, इसको कहते थे 3 कठिया, है ना। 3 कठिया पद्धति कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा के भूमि पर आपको नील की खेती करनी जरूरी थी, कंपलसरी था, ये सबको करना पड़ता था। और नील जो है क्या होता था, नील कपड़ों के रंगने में यूज होता था। ठीक है, और क्या था कि ये पहले इंडिया में इतना नहीं होता था, लेकिन क्या हुआ कि जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया और फिर वेस्ट इंडीज अपने आप को आइसोलेट कर लिया, नहीं तो पहले ये सब वेस्ट इंडीज से आता था, वेस्ट इंडीज से आता था ब्रिटेन, लेकिन जब वहां से मिलना आना बंद हो गया तब इंडिया पर प्रेशर किया गया और इंडिया में उसका उत्पादन होने लगा। तो नील की खेती के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यह था
कि जिस लैंड पर भी नील उगाया जाता था ना, वहां की उर्वरता जो होती थी, यानी कि जो फर्टाइल पावर होता था, वो फर्टाइल पावर खत्म हो जाता था। खेती का उपजाऊ शक्ति जो था वो खत्म हो जाता था। तो फर्टाइल पावर जो है वो यहां पर खत्म हो जाता था। और फर्टाइल पावर खत्म होने के वजह से आप देखेंगे यहां पर कि किसान परेशान थे और उनको टैक्स तो हमेशा देना पड़ता था और उत्पादन होता ही नहीं था। तो एक तरफ से उनको खाने का भी संकट होता था और दूसरी तरफ से टैक्स देने का भी संकट होता था। और ऐसी स्थिति में चंपारण के किसान काफी परेशान हो गए थे। तो इसी मुद्दे को लेकर के वो गांधी के पास पहुंचे थे और गांधी जी चंपारण गए और वहां पर उन्होंने किया चंपारण सत्याग्रह, है ना। और ये चंपारण सत्याग्रह जब उन्होंने किया तो उसके बाद अंग्रेजों ने इस पद्धति को समाप्त कर दिया, इसको खत्म कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया, है ना। तो गांधी का देखिए इतना जबरदस्त सफलता, उधर भी सफलता प्राप्त किया हुआ था और गांधी यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के साथ पहला आंदोलन किए और पहले आंदोलन में सब सक्सेसफुल। अब गांधी क्या हो गए? गांधी हो गए हीरो, है ना। गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हीरो के तौर पे उभरे। अब सभी लोगों का विश्वास गांधी में बढ़ गया कि गांधी ऐसा आदमी है कि इनके बात तो अंग्रेज जरूर सुनेंगे, है ना। और हुआ भी। इससे पहले कोई अंग्रेजों को एक बात नहीं बनवा पाया था। गांधी आए, आंदोलन किए और अंग्रेजों ने आंदोलन बात मान ली, कंपनसेशन भी दिया, किसानों को क्षतिपूर्ति भी दिया और नील की खेती को बंद भी करवा दिया। कहने का मतलब यह है कि गांधी की जब यह सफलता मिली तो गांधी का लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गया, गांधी में और भी लोगों का विश्वास बढ़ गया। और फिर जब गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कर लिया तो फिर गांधी ने 1918 में 2 आंदोलन किए, है ना। तो 1918 में पहले तो उन्होंने किया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। तो अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल चलता था, है ना। तो उन्होंने क्या किया? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है वो लेबर मूवमेंट वहां पर किया गया। अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट जो है वो वहां पर किया गया 1918 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? तो अहमदाबाद में क्या हुआ था कि एक बीमारी फैल गई थी, प्लेग, ठीक है। और वो जैसे अभी कैसे कोरोना था, है ना, कि जैसे एक आदमी को हुआ तो सबको हो जाता था, वैसे क्या हो गया? प्लेग फैल गया और मैक्सिमम लोग उससे प्रभावित हो गए। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक तो लोगों को टैक्स देना पड़ता था और दूसरा कंपनी ने बोनस देने का वादा किया था कि हम क्या करेंगे? बोनस देंगे। तो बोनस भी बंद कर दी कंपनी ने अपने जो कर्मचारी थे उनको बोनस भी नहीं दिया, ठीक है। और ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ कि वहां के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया कि भाई हम इस तरह का कोई काम अब नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ जो समस्या है उस समस्या को नहीं सॉल्व किया जा रहा है। तो जब फिर गांधी वहां पहुंचे, तो गांधी के होम स्टेट का मामला था, है ना। यहां के गांधी ने बिहार में किया था लेकिन वो तो गुजरात का ही मामला था, ये तो गुजरात में ही हुआ था। तो गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के भी समर्थन में हड़ताल किया और यह गांधी का भारत में पहला भूख हड़ताल था, है ना। नोट करके लिख लेंगे कि इसी आंदोलन में गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया। इसी आंदोलन में गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल किया, है ना, हंगर स्ट्राइक हड़ताल किया, ठीक है। मजदूर लोग थे और गांधी नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि भूख हड़ताल किया। तो पहले बार गांधी ने भूख हड़ताल कहां किया? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में, ठीक है, वहां पर किया और यह भी सक्सेसफुल, है ना। यहां भी गांधी को सफलता। अब देखिए सफलता पे सफलता, है ना, है ना। तो गांधी को लगातार सफलता मिल रही थी और गांधी को यह मिल रही लगातार सफलता
भारतीयों के मन में गांधी की छवि जो है वो काफी बेहतर करते जा रही थी। अब भारत के लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई भी अगर समस्या है ना, अगर कोई भी समस्या है तो उस पूरी समस्या का समाधान कहां पर है? गांधी के पास है ना। गांधी जो था कहां थे जब अभी बता रहे थे तो मूल मुद्दा है? स्किप नहीं होता। देखिए एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। दोनों का मतलब क्या होता है जी? हाँ हाँ, देखिए जब आप हियरिंग करते हैं तो आप फिजिकली तो होते हैं लेकिन मेंटली नहीं होते हैं, और जब आप लिसनिंग करते हैं तो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तौर पे होते हैं, है ना। तो प्रयास करें कि फिलहाल क्या करें? लिसनिंग करें, है ना। तो हियरिंग में क्या होता है कि हम अपने पसंदीदा स्थल पे होते हैं, है ना जी। फिजिकली तो है लेकिन दिमाग कहीं और होता है कि अच्छा वो वाली बात जो है ना, या वो अगला जो प्रोग्राम है अपना, है ना, इसके बाद वाला, तो वो सब दिमाग में घूमता है। तो हाँ, तो वही हो रहा है। तो इसलिए कम से कम जितने देर में पढ़ाई हो रही है उतना देर क्या करना है? दिमाग को समझा कर रखना है कि जो अच्छी वाली अनुभूति है उसको बाद में फील कर लेंगे, है ना, या बाद में सोच लेंगे। देखिए क्या है, बचने का बहुत उपाय है ना। बचने का इससे बहुत उपाय है, बशर्ते कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए ना, आत्मनियंत्रण। एक शॉर्ट आपको इंसिडेंट बताता हूं, शॉर्ट इंसिडेंट जहां से बहुत सारा चीज आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जब रावण का वध राम जी ने कर दिया, रावण का वध होगा और ये मैसेज पहुंचा मंदोदरी के पास जो उसकी पत्नी थी कि भाई रावण मारा गया, तो वहां से रोते बिलखते वो पहुंची सौ के पास, है ना। सौ के पास पहुंची तो राम जी भी वहीं पे थे, सारे लोग वहीं थे। तो उन्होंने देखा कि भाई अब तो ये यहां पहुंच गई, तो राम जी ने भी विभीषण को कहा कि भाई जाकर चुप कराओ, भाई तुम्हारी भाभी है ना, चुप कराओ। अब विभीषण का हिम्मत हो रहा है, उसके चलते तो मरा है बेचारा, है ना। अब विभीषण का हिम्मत हो रहा है कि जाके समझाएगा। तो राम जी ने सोचा कि मैं ही हिम्मत करता हूं, हम समझाएंगे तो हो सकता है कहीं कोई बात ना हो। राम जी ने खुद ही कहा कि भाई आप छोड़िए, अब तो ये नियति था, ये होना था। तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं यहाँ मतलब एक प्रकार से एक मानव के तौर पर अपना एक दुख व्यक्त करने आई हूं, लेकिन यहां आने का मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम अपने पति का शव देखें। आने का मेन मोटिव ये देखने का है कि मेरा पति त्रिलोक विजयी था। तीनों लोक में ऐसा कोई शक्ति नहीं, तीनों लोक में ऐसा कोई पावर नहीं जो मेरे पति को मार सके, जो उसको रोक सके, है ना। जो यमराज को अपने पैर के नीचे रखता है उसको किसने मार दिया और कैसे मार दिया, यह बस हमें देखना था कि राम में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो रावण में नहीं था। जबकि रावण ने तो सबको जीत लिया था, पूरा विश्व, पूरा मतलब दिग्दिगंतर को जीत लिया था। फिर उसमें ऐसा कौन सा चीज है ना, कौन उसमें चीज मतलब नहीं था जो कि राम में था और राम ने उसको हरा दिया। तो राम जी ने पूछा कि ठीक है, अब तो आ गई हैं और आपने मुआयना भी कर लिया, अब बताइए कि क्या आपको मिला उत्तर? जिस उत्तर के ढूंढने के लिए आप अपना घर छोड़ करके इस युद्ध भूमि में आई हैं, तो आपको कोई उत्तर मिला? उन्होंने बोला कि मिल गया उत्तर। कि उत्तर क्या था? बोले क्या उत्तर था बताइए, क्या उत्तर मतलब मिला आपको, क्या यहां से आपने समझा? उन्होंने कहा कि एक मेरा पति था रावण जो इच्छाओं के पास में था, और एक आप हैं राम जो इच्छाओं से मुक्त है, और एक रावण था जो आपकी पत्नी सीता को हर के ले गया और हमेशा उससे विवाह करने की सोचता था, और एक आप हैं कि मैं जब से आई हूं तो मेरा छाया जहां तक पड़ रहा उससे भी आप दूर हैं। अंतर है राम और रावण में, कि राम जो है वो इच्छाओं से मुक्त आदमी है और रावण जो है वो इच्छाओं के पास में बंधा हुआ आदमी है। तो जो इच्छाओं के पास में होगा, जो डिजायर्स के बंधन में होगा, वो कभी नाम नहीं कर सकता है, लेकिन जो इच्छाओं से मुक्त होगा वो हमेशा उसके नाम होने के चांसेस हैं, है ना। तो बेसिकली ऐसा सबके जीवन में होता है, सबके साथ होता है,
लेकिन उस समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने डिजायर्स पे कंट्रोल रखना है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना है ना। और एक बार अगर इच्छा पे नियंत्रण करना सीख गए तो बहुत सारा संकट से आप ऐसे ही बच जाते हैं। और अगर इच्छाओं पर कंट्रोल करना नहीं सीखा तो जीवन में सफलताएं भी रहेंगी और तनाव भी रहेगा। लेकिन तनाव छोड़ करके केवल खुश रहना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो आधार है वो है इच्छाओं से मुक्त रखना। क्योंकि बौद्ध फिलोसफी पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में तो बुद्ध क्या कहते हैं, तृष्णा ही दुख का कारण है। ये बौद्ध की सबसे बड़ी फिलोसफी है ना। और इसके अलावा महावीर को पढ़िए, जैन फिलोसफी कहता है कि कर्म फल रूपी बंधन ही दुख का कारण है। तो आप जितनी फिलोसफी पढ़िएगा सारी फिलोसफी में दुख का कारण जो है वो क्या बताया गया था, तो दुख का कारण वो है वो इच्छा बताया गया है। और वहां से भी वो वही चीज हमें समझ में आता है कि इस तरह के जो सिचुएशंस में अगर आप गुजरते हैं कभी भी, तो वहां पे क्या करना होता है, अपने आप को कंट्रोल करना होता है कि भाई हमारा लक्ष्य, हमारा एम्बिशन बाकी सब चीज से बहुत बड़ा है ना। एम्बिशन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो 1 2 3 बार खुद को समझाएंगे तो फिर वो आपके आदत में आ जाएगा। और एक बार जब आदत में आ जाएगा तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए प्रयास करना होता है कि इन सभी चीजों को क्या करें, आदत में डाल ले, आदत में शामिल कर ले, है ना। क्या टाइम बहुत किल हो जाता है किस चीज, किसमें, क्या, हाँ कोई नहीं, ये सुनिए एक चीज, कोई है ना, कोई जो है ना, या एक चीज समझ लीजिए कि केवल पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि कॉपियां लिख के राम लक्ष्मण आई गांधी कर ली और हो गया का, है ना। इट्स नॉट ओनली यूज फॉर यू, ठीक है ना, केवल ये नहीं है, ठीक है। केवल शिक्षा का मतलब ये नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब ये जरूर है कि आपको इन सभी चीजों के बारे में और इन सभी चीजों से बारे में पता हो, तभी जाकर के बेहतर जनरेशन तैयार करके भेजिएगा। ये रट्टू तोता बनने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखिए। आए हाँ नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है कि ये जब जो चीज है ना, ये क्या, बिल्कुल देखिए पहला बात तो क्या है, पहला चीज तो क्या है कि अगर यही हमारे व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत ये हमारे सिस्टम की कि हम ऐसा मानव तैयार कर रहे हैं जो केवल एक प्रकार का मशीन है। ह्यूमैनिटी नाम का तो कोई चीज नहीं है और संस्कार और संस्कृति नाम का कोई चीज नहीं है। इसी वजह से भारत की जो विशेषता है वो लगातार खत्म हो रही है। लोग अपने संस्कार और संस्कृति को अपने घर में छोड़ के आए हुए हैं, ठीक है ना। और आप लोग या हम लोग को जो शिक्षा मिल रहा है वो केवल शिक्षा है। पहले हम लोग को जो मिलता था वो विद्या मिलता था। और देयर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड विद्या, है ना। विद्या मिलता था तभी कहते थे विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्तात् तत् विद्या तत् सुखम। जो विद्या मिलता था, विद्या से विनय आती थी और विनय से धन आता था और उस धन से सुख मिलता था। आज केवल शिक्षा मिल रहा है, पढ़ा लिखा होगा लेकिन बात करिएगा तो लगेगा कि जानवर है, 2 मिनट से ज्यादा उससे बात नहीं कर पाइएगा। तो वैसा शिक्षा नहीं चाहिए और ऐसा आप लोग तैयार करके मत भेजिएगा, क्योंकि आप जैसे होंगे आप वैसा ही तैयार करके भेजिएगा। तो अपने आप को पहले उस तरीके से डेवलप करना है कि हम जब नेक्स्ट जनरेशन को भेजे तो वो विद्या प्राप्त करके जाए। और ये जो टॉपिक है ना विद्या, ये आईएएस के मेंस में निबंध में ये टॉपिक पूछा गया था कि विद्या से दूर होती शिक्षा, इसका क्या अभिप्राय है, कि किस प्रकार से भारत में लोग पूरे तरीके से क्या हो गए हैं, तो किताब से बंध करके रह गए हैं। किताब के साथ भारत की जो संस्कार जो संस्कृति है उससे मुक्त नहीं हो पाए, मतलब उससे नहीं जुड़ पाए हैं। और उससे नहीं जुड़ पाने की वजह से देश में जितना एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी जितना अपराध का डाटा देता है, ये सब अपराध क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको केवल शिक्षा मिल रहा है। आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि आपको केवल शिक्षा मिल रहा है। अगर शिक्षा के साथ साथ विद्या मिले तो कोई कभी तनाव में नहीं जाएगा और कोई कभी आत्महत्या नहीं करेगा। शिक्षा के साथ यदि विद्या मिले तो लोग हमेशा विकल्प खोजेंगे, अपने आप को नष्ट करने का काम कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि ना तो हमारी व्यवस्था के पास इतना कुछ है कि वो इस प्रकार से अपने सिस्टम को डेवलप कर पाए, और ना ही हम लोग व्यक्तिगत तौर पे इतना कुछ डेवलप कर पाते हैं। और आप लोग को समझ में नहीं आता है क्योंकि आप इन चीजों को स्टडी नहीं करते हैं। भारत में लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आपका एजुकेशन है।
सबसे बड़ा रीजन आप कह सकते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी ही खराब है, एजुकेशन देने का सिस्टम ही गलत है। बच्चों पर और लोगों पर इतनी महत्वाकांक्षाओं का दबाव है कि एक महत्वाकांक्षा जब पूरा नहीं होता तो अपने लाइफ को कंक्लूड कर लेने का काम कर लेता है। इसी वजह से बड़े बड़े कंपनियों, अब देखिए अब नया एक वैकेंसी आ रहा है साइकोलॉजिस्ट का, मनोवैज्ञानिक का। हर व्यक्ति दबाव में है, हर व्यक्ति तनाव में है, और दबाव और तनाव का सबसे बड़ा कारण है कि उसको केवल शिक्षा मिला है, विद्या उसको मिला ही नहीं। अगर उसको विद्या मिलता तो तनाव में नहीं रहता, वो हर चीज को अपना सॉल्यूशन ढूंढता। तो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि वही उसको विद्या दिया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में ये देगा कौन? खुद भी तो अध्ययन करना पड़ेगा, खुद भी तो लर्न करना पड़ेगा, खुद तो भी अन्य चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ही जाकर के दे पाएगा। अन्यथा ये एजुकेशन पॉलिसी ऐसी ही चलती जाएगी और इससे किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन के पाथ पर जाएगा। और डिस्ट्रक्शन के पाथ पर जाएगा तो इसका डिसएडवांटेज भविष्य में देखने को मिलेगा कि भविष्य में किस प्रकार से समाज जो है वो निगेटिव रास्ते को अपना लेता है। इसलिए जरूरी है कि इस देश को शिक्षा के साथ विद्या दिया जाए, है ना। अन्यथा अगर विद्या नहीं मिलेगा तो फिर इस संस्कृति का कहीं कोई लेना देना नहीं है और कहीं कोई मायने जो है सो वास्तव में नहीं है। ठीक है, खैर, तो इसलिए इस चीज को जो है सो ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे अहमदाबाद मिल मजदूरों की, ये पहली बार क्या हुआ यहां पर, तो भूख हड़ताल हुआ था। ठीक है, पहली बार गांधी जो है वो भूख हड़ताल किए थे। और स्वयं आप देखिए गांधी इतना महान क्यों बने? गांधी के जीवन में सबसे बड़ा हिस्सा था श्रीमद् भागवत गीता का। सबसे ज्यादा गांधी ने, अबुल कलाम, मौलाना ये अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति, ये प्रत्येक दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते थे प्रत्येक दिन, जबकि अलग धर्म रिलीजन को मानने वाले व्यक्ति थे। तो कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल किया है ना, वो विद्या के साथ हासिल किया है, केवल शिक्षा के साथ नहीं। शिक्षा के साथ केवल एक प्रकार की साधारण सफलताएं आती हैं कि कहीं कुछ रोजी रोटी लायक हो जाएगा, है ना। लेकिन कभी भी असाधारण सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए वहां पे उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। गांधी के जीवन में जब आप देखें तो गीता का प्रभाव है। लियो टॉल्स्टॉय क्या था? फिलोसोफर था, है ना। फिलोसोफर का प्रभाव, फिलोसोफर्स इस तरह की फिलोसफी देते थे, गांधी उस फिलोसफी को देखते थे और तभी गांधी ने राम राज्य की अवधारणा दी थी। आपसे पूछा जाता है कि राम राज्य की अवधारणा किसने दी? गांधी ने दी, है ना। हरिजन का कंसेप्ट कहां से आया? गांधी ने दिया। और कहां से दिया? तो उसी भागवत से खोज करके दिया। तो ये सब चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस सबको इंटरलिंक करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के इस व्यक्तित्व को समझ सकते हैं कि इस व्यक्तित्व का अपना क्या भूमिका है। ठीक है, तो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के संबंध में ये सब चीज है। ठीक है, और दूसरा चीज है देखिए कि यूपीएससी को पढ़ाने वाले शिक्षक से पढ़िएगा तो ये सब तो आएगा, क्योंकि अब हमारे पास खुद ही है इतना सब चीज। वन लाइनर वाले से पढ़िएगा जो खुद लुसेंट पढ़ के खड़ा हुआ है, वो आपसे एक लाइन एने होने का नहीं मिलेगा, उसको खुद नहीं आता है ना। तो उसके लिए ये दिक्कत है। कहीं भी आप देखेंगे, है ना, आप एक बहुत बड़े फिलोसोफर विकास दिव्यकीर्ति सर, उनके लेक्चर्स को सुनेंगे तो उसमें तमाम इस तरह की चीजें आती हैं। कारण ये है कि हम लोग खुद उस चीज को स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद उस चीजों को क्या करते हैं, कंक्लूड करने का प्रयास करते हैं, तो वो अपने आप में जो है सो आपको इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रकार से हॉलिस्टिक जो रिफॉर्म है या हॉलिस्टिक जो प्रिपरेशन है, समग्र जो तैयारी है वो यहां से आपकी होती है। और उसमें फिर किसी प्रकार से जीवन के किसी भी क्षेत्र में फिर जाइएगा तो कोई पीठ लगा दे, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि कोई पीठ लगा दे, है ना, यानी कोई आपको पीछा छोड़ दे, ऐसा कभी होने के चांसेस जो है सो नहीं होते हैं। खैर, तो यहां पर जो है ये सारा चीज हुआ। उसके बाद गांधी ने 1918 में, देखिए कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछता है कि इन तीनों घटनाओं का राइट क्रोनोलॉजी क्या है, तो ई तो क्लियर है क्योंकि इसका साले अलग है, ई वाला में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ई हुआ था फरवरी 1918 में, है ना, ये फरवरी 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह लिखेंगे, वो भी 1918 में हुआ था, लेकिन वो अप्रैल में हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा नहीं, कोई प्रॉपर डेट नहीं, बस फरवरी आपको लिखना है, अप्रैल 1918। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, है ना। तो खेड़ा सत्याग्रह भी ये किसान आंदोलन था, ये भी ठीक है। ये जो खेड़ा सत्याग्रह था ये किसानों से संबंधित मुद्दा था, कर का मुद्दा था, ठीक है, टैक्स से जुड़ा हुआ मामला था, है ना।
खेड़ा सत्याग्रह, ये कर की बढ़ोतरी की गई थी, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने यहां पर किया और गांधी को यहां पर भी सफलता मिला था। खेड़ा सत्याग्रह किया गांधी ने और खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी को सफलता हासिल हुई थी और यहां भी उन्होंने वो कर कम कराने में सफल हो गए थे। यहां पर क्या किया था, किसानों की पैदावार हुई नहीं थी, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके अंग्रेजों ने क्या कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। तो ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसी स्थिति में क्या है कि आप देखेंगे कि जब यहां पर टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया तो ऐसे सिचुएशन में किसान टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे, ऑलरेडी पैदावार ठीक नहीं हुआ था। तो फिर गांधी ने वहां पे आंदोलन किया और फिर टैक्स जो है सो गांधी ने कम करा दिया। और इस आंदोलन में पहली बार गांधी जी को वल्लभ भाई पटेल का सहयोग प्राप्त हुआ था, है ना। इसमें लिख लेंगे कि इसी आंदोलन में पहली बार, हाँ खेड़ा में, इसी आंदोलन में पहली बार, इसी आंदोलन में पहली बार गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहयोग प्राप्त हुआ था, ठीक है। लिख लेंगे कि इन दिस मोमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल कोऑपरेशन अचीव्ड बाय द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सहयोग प्राप्त किया गया, ठीक है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, अब क्या था कि ये सब कुछ चल रहा था, तब तक एक और मुद्दा गांधी जी के साथ जुड़ गया, वो था खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत का मुद्दा, ठीक है। 1918 में गांधी के सामने आ गया खिलाफत का मुद्दा, है ना। तो लिखेंगे खिलाफत आंदोलन, है ना, हाँ 1918 से 1922 लिखेंगे, पहले 1918 से 1922, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1918 से 1922। देखिए बेसिकली क्या है कि यहां पर खिलाफत में क्या हुआ था कि खिलाफत का मुद्दा भारत का मुद्दा नहीं था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो 1918 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में खत्म हुआ और वहीं से खिलाफत का मुद्दा शुरू हो गया, ठीक है। भारत में आप देखेंगे तो भारत में जब गांधी या अन्य मुस्लिम नेताओं ने इसके संबंध में प्रयास करना शुरू किया, इस वजह से इसका टाइमिंग कहीं के लिखा रहता है 1919 से 22, ठीक है। लेकिन मुद्दा 1918 से ही शुरू हो गया, 1918 से ही, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया था कि हम खलीफा के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, है ना। और टर्की में रहते थे खलीफा, और टर्की के खलीफा में दुनिया भर के मुसलमान जो थे वो अपनी आस्था रखते थे, है ना, अपना विश्वास रखते थे। तो उसी में से क्या था कि भारत के भी मुस्लिम जो थे वो उसमें आस्था रखते थे, अपना विश्वास रखते थे, और यही विश्वास और आस्था जो वहां पर वो रखते थे, तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई हम जो है चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मुसलमानों खलीफा के साथ कोई मिसबिहेव या कुछ दुर्व्यवहार ना हो। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने खलीफा के बहुत सारे जो विशेषाधिकार थे, जो उसके स्पेशल राइट्स थे, उसको उन्होंने खत्म कर दिया, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, समाप्त कर दिया। और ये समाप्त कर देने के वजह से जो विवाद जो है सो उत्पन्न हो गया, विवाद खड़ा हो गया, और इसके वजह से भारतीय मुसलमान जो थे वो क्या हो गए, एक्वायर हो गए, ठीक है। और फिर उन्होंने देखा कि गांधी अफ्रीका में भी सफलता प्राप्त किए, है ना। उसके बाद गांधी इंडिया में भी सक्सेस हो रहे थे, लगातार 3 सफलताएं। तो इस वजह से सबको लग रहा था कि अगर ये मुद्दा भी गांधी उठाएंगे, गांधी लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो संभव है कि सफलता हासिल हो जाए, है ना। और गांधी की बात सुन लीजिए, और गांधी भी इस मौके को भुनाना चाहते थे,
इस मौके को यूज करना चाहते थे गांधी, क्योंकि भारत में इस समय तक क्या हो गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत खराब हो गई थी, है ना, मतलब कि लगातार जो है वो आपस में जो सेपरेशन था वो बढ़ रहा था। तो ऐसे स्थिति में गांधी ने सोचा कि यह समय है कि हम अखिल भारतीय स्तर पर अगर मुस्लिमों का नेतृत्व करेंगे और साथ में कोई अन्य मूवमेंट चलाएंगे तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का कोऑपरेशन होगा। तो इसी सोच के साथ गांधी ने यह तय किया कि वो खिलाफत का मुद्दा उठाएंगे और खिलाफत के मुद्दे के लिए वो लड़ेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने इस बात को यहां पर तय किया कि खिलाफत का आंदोलन हम करेंगे, और फिर 1919 में ही बनाया गया अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, और गांधी जी ही इसके अध्यक्ष बने, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का। ठीक है, और गांधी जी के नेतृत्व में ही खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे कि 1919 में गांधी जी की अध्यक्षता में 1919 में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। 1919 में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गांधी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गांधी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी एस्टैब्लिश्ड इन 1999। ठीक है, 1919। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, 1919 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया अंग्रेजों के विरोध के लिए। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरोध के लिए इसमें मुख्य तौर पे इसमें शामिल थे मुस्लिम नेता, लेकिन अध्यक्ष किसको बना दिया? गांधी को। और गांधी बने भी ताकि हिंदू मुस्लिम एकता जो है सो स्थापित हो सके। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसके बाद फिर गांधी ने आगे अलग अलग कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए थे और किस प्रकार से किया था। ठीक है, हाँ? नहीं, ये गांधी केवल है।